हे गाइस। तो आज का टारगेट सिंपल सा है। इंग्लिश इन इंडिया, फ्रेंच इन इंडिया और कर्नाटिक वॉर्स यहाँ तक करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट बंगाल तक, या तो अगले चैप्टर में या तो इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। अर्ली वेंचर्स। अर्ली वेंचर्स के बारे में 1580 फ्रांसिस ड्रेक वॉज अराउंड द वर्ल्ड। फ्रांसिस ड्रेक जो है वो दुनिया का मतलब निकलते हैं घूमने के लिए। 1588 इंग्लिश विक्ट्री ओवर द स्पेनिश armada fostered ब्रिटिश एंटरप्राइज। 1588 में इंग्लिश का विक्ट्री होता है स्पेनिश armada के ऊपर। यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट है 31 दिसंबर 1600। इस दिन क्या होता है 31 दिसंबर 1600 को? क्वीन एलिजाबेथ वन issued a charter to the governor and company of merchant of London। क्वीन एलिजाबेथ वन जो है इशू करती है एक चार्टर। किसको? तो गवर्नर और कंपनी ऑफ मर्चेंट्स को। कहाँ के? तो लंदन के। ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी विथ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट। ईस्ट इंडिया सॉरी इनटू द ईस्ट इंडीज को, मतलब यहाँ पे बात है कि ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने के लिए एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट दे दिया जाता है कंपनी को। इनिशियल ट्रेडिंग एफर्ट्स, पहला इनिशियल ट्रेडिंग एफर्ट्स क्या थे? 1609 में कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट इन ऑर्डर टू सीक परमिशन टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन सूरत। 1609 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में परमिशन लेने के लिए, ताकि वो सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सके। 1611 ट्रेडिंग कमेंस यानी बिगेन, ट्रेडिंग बिगेन एट मसूलीपट्टनम। 1611 में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है मसूलीपट्टनम में, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फैक्ट्री देयर इन 1616। 1616 में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं ब्रिटिशर्स 1600 ये मसूलीपट्टनम में। 1612 कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड द पोर्तुगीज ऑफ सूरत, गेनिंग परमिशन फॉर अ इंग्लिश फैक्ट्री इन 1613 में। वहां पे एक और चीज होता है कि 1612 में क्या होता है, यहाँ पे दो अलग अलग चीज हुआ। 16 से 11 में क्या हुआ कि ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है मसूलीपट्टनम में, और उस फैक्ट्री जो स्टैब्लिश होता है मसूलीपट्टनम में वो 1616 में होता है। लेकिन ये जो 1612 का एफर्ट्स है कि कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीट करते हैं पोर्तुगीज को सूरत में, सूरत के पोर्तुगीज को डिफीट करते हैं। परमिशन यहां से इनको मिल जाता है इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप करने का सूरत में 1613 में। 1615 सर थॉमस रो एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन arrived and though he failed to secure a commercial treaty, obtained privilege for factories at Agra, Ahmedabad and Bhuj by 1690। सर थॉमस रो 1615 में आते हैं, एम्बेसडर रहते जेम्स वन के। पहले तो ये फेल हो जाते हैं कोई भी कमर्शियल ट्रीटी करने में, लेकिन अब इनको प्रिविलेज मिल जाता है फैक्ट्री का आगरा में, अहमदाबाद में और ब्रोच में। कब? तो 1619 में। की एरियाज ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। अब की एरियाज क्या क्या थे जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे? गोल्डन फर्मा। गोल्डन फर्मा क्या है? 1632 में क्या होता है? इशूड बाय सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। इशू किया जाता है सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के, गोल आदमी था, गोलकोंडा के सुल्तान से इशू किया गया था ये। ग्रांटिंग ब्रिटिश ट्रेडिंग प्रिविलेज टू ट्रेड फ्रीली इन द पोस्ट ऑफ गोलकोंडा इन एक्सचेंज फॉर 500 पगोदास पर ईयर। इनको ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग राइट्स दे देते हैं, प्रिविलेज दे देते हैं कि आप फ्रीली करो भैया, कोई दिक्कत नहीं, गोलकोंडा में आप एक्सचेंज अपना भैया पोर्ट पे पूरा एकदम फ्रीली ट्रेड करो, बस बदले में 500 पगोडा दे देना हम लोग को पर ईयर। इसके बाद होता है अगला, इनको एरिया जो मिलता है वो होता है बॉम्बे। बॉम्बे एक्विजिशन 1668 में क्या होता है? गिवन एज अ डाउरी टू किंग चार्ल्स टू। किंग चार्ल्स टू को डाउरी में मिलता है बॉम्बे। द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंट्रोल फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अपने अंडर में ले लेती है, मात्र 10 पाउंड इनको रुपया देना पड़ता है। रुपया। मद्रास स्टैब्लिशमेंट, इसके बाद मद्रास 1639 में रूलर ऑफ चंद्रगिरी परमिटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री फोर्ट संत जॉर्ज। क्या होता है कि रूलर ऑफ चंद्रगिरी जो होते हैं, ये क्या करते हैं, मद्रास का स्टोरी है, पर दे देते हैं, परमिट कर देते हैं कि भैया बना लो यार, फोर्टिफाइड फैक्ट्री बना लो, क्योंकि उनका अटैक हो रहा था। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है फोर्ट संत जॉर्ज का, रिप्लेसिंग मसूलीपट्टनम एज द इंग्लिश हेडक्वार्टर इन साउथ इंडिया।
मसूलीपट्टनम से मद्रास शिफ्ट कर जाते हैं, मेन जो हेडक्वार्टर है मद्रास बन जाता है, यही फोर्ट सेंट जॉर्ज बन जाता है, काइंड ऑफ। मसूलीपट्टनम पहले था, फिर फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये जॉर्ज बन जाता है। एक्सपेंशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया टू ईस्टर्न इंडिया। अब यहाँ पे एक्सपेंशन होता है ईस्टर्न साइड भी। फैक्ट्री स्टैब्लिश इन द हरिहरपुर एंड बलौसोर, उड़ीसा में ये लोग अपना दोनों फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, हरिहरपुर और बलौसोर में 1633 में। बंगाल एक्सपेंशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, बंगाल एक्सपेंशन के बारे में। शाह सूजा परमिटेड ट्रेड फॉर एन एनुअल पेमेंट फैक्ट्रीज, मतलब देखो यहाँ पे शाह सूजा परमिट कर दे ट्रेड करने के लिए कुछ एनुअल पेमेंट के साथ। फैक्ट्रीज वेर सेटअप एट हुगली 1651 में। हुगली में फैक्ट्री स्टेब्लिश होता है, कश्मीर बाजार में होता है और पटना में होता है फैक्ट्री सेटअप। विलियम हेज अटेम्प्ट टू बिल्ड अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट बट फेल्ड। विलियम हेज यहाँ पे ट्राई करते हैं कि एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट बना लिया जाए, बट वो फेल कर जाते हैं। मतलब वही चाहते थे मद्रास वाला कि फोर्ट सन जॉर्ज के जैसा कुछ कर लिया जाए, नहीं कर पाते हैं। जॉब चार्नोक सक्सेसफुली नेगोशिएटेड a treaty for a factory in सुतानुती। सुतानुती में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए सक्सेसफुल कर लेते हैं, नेगोशिएशन कर लेते हैं। 1698 में क्या होता है, एक्वायर्ड जमींदारी ऑफ सुतानोती, गोविंदपुर एंड कालीकट्टा, कालीघाट फॉर 1200 स्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम। क्या होता है कि 1698 में 1700 से 2 साल पहले ये लोग जमींदारी एक्वायर कर लेते हैं, सुतानुती का, गोविंदपुर का और कालीघाट का, मात्र 1200 रुपए में स्टैब्लिश करते हैं फोर्ट विलियम को। 1700 में 2 साल बाद यानी 1700 में फोर्ट विलियम स्टैब्लिश होता है। द ईस्टर्न प्रेसिडेंसी सीट विद सर चार्ल्स आयर एज हिज फर्स्ट प्रेसिडेंट। यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंसी जो सीट होता है जो सर चार्ल्स आयर पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फरमान आता है, ठीक है, एक और है यहाँ पे शायद, हाँ, ये एक लाइन एक है, एक सेकेंड। The staple commodities to export by the English East India Company from Bengal in the middle of the 18th century were cotton, silk, saltpeter and opium. बंगाल से जो भी एक्सपोर्ट होता था उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक्सपोर्ट होता था बंगाल में से, वो है कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर और ओपियम। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। फरुखसियार फर्मा, फरुखसियार का फर्मा क्या है? 715 में ये 1715 में फरमान जारी होता है। जॉन सरमन secured 3 फरमास फ्रॉम मुगल एम्परर फरुखसियार। फरुखसियार जो कि मुगल एम्परर थे, उनसे 3 फरमान ये लोग सिक्योर कर लेते हैं, ग्रांटिंग द कंपनी प्रिविलेज इन बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में इनको प्रिविलेज मिल जाता है। exemption for additional custom duties in Bengal with annual payment of मात्र 3000 रुपीज। यहाँ पे रुपीज नहीं बोलना चाहिए, बट वही है कि 3000 में एक्सेम्पशन, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज जो भी लग रहे थे वो इन पे नहीं लगेगा, 3000 आप दे दो। अथॉरिटी टू इशू पासेस यानी दस्तक फॉर गुड ट्रांसपोर्ट एंड लीज मोर लैंड्स अराउंड कैलकट्टा। ऑथरी यहाँ पे इशू करते हैं पासेस को, जिसको दस्तक बोलते हैं। दस्तक क्या होता है कि एक ट्रेड परमिट था एग्जेम्प्टेड द जब ब्रिटिश फ्रॉम पेमेंट कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड्स। क्या होता है कि जो दस्तक था ये एक ट्रेड परमिट था जो कि एग्जाम कर रहा था ब्रिटिशर्स को कोई भी कस्टम ड्यूटी देने में। यानी यहाँ दस्तक लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है, उसको दिखा दो तो आपको भाई जाने देगा, कोई आपको कुछ पैसा वैसा नहीं देना होगा। और गुड ट्रांसपोर्ट के लिए और लैंड लीज में लेने के लिए कलकत्ता में। एग्जाम्पशन फ्रॉम ड्यूटीज इन हैदराबाद, ड्यूटी एग्जाम्पशन इन सूरत फॉर 10,000, मात्र 10,000 में इनको हैदराबाद और सूरत में भी एग्जाम्पशन मिल जाते हैं। इसके बाद कॉइन मिंटेड इन बॉम्बे वेयर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। अब जब मुंबई में जो कॉइन मिंट कर रहे थे, भी ब्रिटिशर से कर रहे थे, ये अब पूरे मुगल एम्पायर में मतलब रिकॉग्नाइज किया जा रहा था कि हाँ ये भाई मनी है। कंपनी डेवलपमेंट, अब कंपनी का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। 1615 कंपनी ग्रांटेड अथॉरिटी टू इशू कमीशन टू कैप्टन। यहाँ पे कंपनी ग्रांट करते अथॉरिटी देने के लिए कि भैया कमीशन करो कैप्टन को। 1686 में क्या होता है, अथॉरिटी टू अपॉइंट एडमिरल्स फॉर इट्स नेवी एंड मिंट वेरियस कॉइन्स। एडमिरल्स को अपॉइंट किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा नेवी के लिए और मिंट वेरियस कॉइन्स के लिए और कॉइन्स मिंट करने के लिए। 98 और 702 में क्या होता है, फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, अनेबल टू प्रोवाइड 2 मिलियन £2 मिलियन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
17 के बीच में इसमें क्या होता है कि ये लोग फेल कर जाते हैं, ब्रिटिशर्स अपने गवर्नमेंट को 2 मिलियन पाउंड देने में, काफी मतलब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होता है। जनवरी 1701 से अप्रैल 1702 अ पैरेलल कंपनी इमर्ज विथ अ मोनोपोली ट्रेड लाइसेंस। इस बीच एक सेम कंपनी इमर्ज होता है मोनोपोली ट्रेड लाइसेंस, सेम लाइसेंस के साथ, सेंडिंग सर विलियम नॉरिस एज एन एम्बेसडर टू औरंगजेब। ये औरंगजेब को के पास आता है कि भैया हम लोग को भी करना है। 729 both companies operated together under a compromise agreement। जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जो आई थी और ये जो कंपनी थी, दोनों एक साथ अपना मतलब सेपरेटली काम कर रहे थे। ठीक है। एक ही साथ काम कर रहे थे काइंड ऑफ। 709 में क्या होता है, तो ओल्ड कंपनी सरेंडर इट्स चार्टर टू क्वीन एनी, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर। पुराना कंपनी भैया छोड़ देता है और अपना सरेंडर करता है, यूनाइटेड कंपनी बनता है मर्चेंट्स का, जो कि ओवर कर लेता है। अब 1708 में क्या होता है कि टू कंपनीज मर्ज इनटू द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, मेकिंग मार्किंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज डोमिनेंस फ्रॉम 708 टू 1873। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों कंपनी मर्ज हो जाते हैं और यहाँ से डोमिनेंस स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब अगला है फ्रेंच इन इंडिया। अगला यहाँ पे फ्रेंच इन इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको बोलते हैं कंपनीज देज इंडीज ओरिएंटल्स, established in 1664 by Colbert during the reign of Louis 14। ये established होता है 1664 में लुइस 14 के साथ। इट रिसीव्ड अ 50 ईयर मोनोपोली ऑन ट्रेड इन इंडिया एंड पैसिफिक ओशन। इसको 50 साल का मोनोपोली मिलता है कि भैया जाइए पैसिफिक में और इंडिया में ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वाज सेटअप एट सूरत। सूरत में पहला फ्रेंच फैक्ट्री सेटअप होता है कब, तो 1667 में, बाय फ्रांसिस्को कारनॉन कारॉन फ्रांसिस्को कारॉन के द्वारा स्टैब्लिश होता है। अनदर फैक्ट्री वाज स्टैब्लिश इन द मसूलीपट्टनम 1669 बाय मरेका विद द सुल्तान ऑफ गोलकोंडास परमिशन। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के परमिशन से फ्रेंच मसूलीपट्टनम में भी अपना फैक्ट्री सेटअप कर लेता है 1669 में। Chandranagore near Calcutta granted the French in 1673 by शाहिस्ता खान मुगल सूबेदार ऑफ बंगाल। इनको एक और भाई मिल जाता है घुसने के लिए कि घुसो, यहाँ भी आप जा सकते हो, चांद्रनौर भी जा सकते हो। Pondicherry was acquired in 1674 from शेर खान लोधी of बीजापुर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पौंडीचेरी को एक्वायर करते हैं फ्रेंच, किससे, तो शेर खान लोधी से एक्वायर करते हैं। कहाँ के हैं, तो बीजापुर के शेर खान लोधी से पौंडीचेरी को एक्वायर करते हैं। बिकमिंग द फ्रेंच नेवर बिकमिंग द फ्रेंच नर्व सेंटर इन द इंडिया अंडर फ्रांसिस्को मार्टिन। ये एक नर्व सेंटर बनता है पौंडीचेरी फ्रेंच का। अदर फ्रेंच सेंटर्स माहे बालासोर, कुछ कुछ अलग दूसरे फ्रेंच सेंटर भी थे। डच कैप्चर पौंडीचेरी, डच भी कैप्चर कर लेते फिर पौंडीचेरी को कब, तो 1693 में। 74 में एक्वायर करते हैं, 93 में गवा देते हैं, बट लेटर रिटर्न अंडर द ट्रीटी ऑफ रसविक। रसविक ट्रीटी के अंडर पौंडीचेरी वापस मिल जाता है डच से फ्रेंच को। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि ट्रीटी ऑफ रसविक क्या था, तो ट्रीटी ऑफ रसविक में फ्रेंच को पौंडीचेरी वापस किया जाता है डच से। द फ्रेंच कंपनी वाज रीऑर्गेनाइज किया था फ्रेंच कंपनी को 1720 और 42 में अंडर द गवर्नर्स लिनोर एंड डोमास फॉर द फ्यूचर फर्दर एक्सपेंशन। इन दोनों के फर्दर एक्सपेंशन के लिए इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है कार्नेटिक वॉर, जो कि इस चैप्टर का मेन हम लोग का लास्ट पॉइंट भी होगा, क्योंकि इसके साथ हम करने वाले भी नहीं है। कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1740 टू 48। बैकग्राउंड का बात किया जाए इसका, एक सेकंड, बैकग्राउंड का बात किया जाए तो एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप। ये एक एक्सटेंशन है किसका, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर का यूरोप में जो हो रहा था। अ कॉन्टेस्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज। एक कॉन्टेस्ट था ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। कुछ की इवेंट्स हैं। सीज ऑफ मद्रास, अगर कोई फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का की इवेंट में, तो सीज ऑफ मद्रास एक इवेंट है। 1746 में हुआ था सीज ऑफ मद्रास। आई डोंट थिंक सो यूपीएससी हम लोग को तो डेट याद रखना है, अगर आ रहा है तो वेरी गुड, वी डोंट केयर। सीज ऑफ मद्रास, फ्रेंच कैप्चर मद्रास अंडर डुप्लेक्स। फ्रेंच कैप्चर कर लेते हैं मद्रास को। मद्रास किसके पास था, मद्रास था ब्रिटिश के पास। बैटल ऑफ संथोम होता है अगला की इवेंट। द ब्रिटिश शॉट द हेल्प ऑफ द नवाब ऑफ कार्नाटिक
कर्नाटक के नवाब का ये लोग हेल्प लेते हैं ब्रिटिश। अनवर उद्दीन टू रिगेन मद्रास। कौन था? तो अनवर उद्दीन था। इनका हेल्प लेते हैं कि भैया हम लोग को रिगेन करा दो मद्रास। किससे? फ्रॉम फ्रेंच। फ्रेंच से हम लोग को ये मद्रास वापस दिला दो। तो नवाब फोर्सेस नंबरिंग अराउंड 10,000। नवाब का जो फोर्सेस था लगभग लगभग 10,000 का था। सराउंडेड द फ्रेंच हेल्ड संथोम surrounded the French held Santhom. The French, despite being outnumbered, outnumbered, decisively defeated the Nawab's army. यही संथोम के पास ही क्या होता है कि फ्रेंच को ये लोग घेर लेते हैं। फ्रेंच डिस्पाइट बीइंग आउट नंबर, फ्रेंच भले ही आउट नंबर था लेकिन डिसाइसिवली डिफीटेड द नवाब्स आर्मी। लेकिन नवाब की आर्मी को हरा दिया यूजिंग सुपीरियर टैक्टिक्स एंड आर्टिलरीज। अपने सुपीरियर टैक्टिक्स और अच्छे वेपनरीज के द्वारा नवाब के 10,000 जो सेना थी उसको हराया गया। अगला जो की इवेंट हुआ था ब्रिटिश काउंटर अटैक। अब यहाँ पे ब्रिटिश तो मद्रास चाहिए, ब्रिटिश को तो चाहिए मद्रास भाई, ब्रिटिश तो मद्रास मांगता। लेड बाय एडमिरल बॉसवॉन, बॉस बॉस्केविन एंड रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव का। द ब्रिटिश रीगेन मद्रास इन 1748। 1746 में मद्रास सीज हुआ था, 48 में वापस ले लिया गया। पीस सेटलमेंट। अब यहाँ पे ब्रिटिश काउंटर अटैक करते हैं क्लाइव के अंडर में और रॉबर्ट एडमिरल बॉस 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 के अंडर में। बॉस को वैन बॉस याद रखते हैं। अब यहाँ पे जब ये सब हो गया तो फिर पीस करो। पीस करो भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेल यानी ट्रीटी ऑफ चैपेल हुआ था 48 में ही हुआ था, 1748 में हुआ था। रिस्टोर किया गया मद्रास को ब्रिटिश के द्वारा, मतलब मद्रास बोला गया कि भैया आप ही का रखो। बट अनरिजॉल्व टेंशन थे, बट इस समय अनरिजॉल्व टेंशन तो थे। इसके बाद आता है सेकेंड कर्नाटिक वॉर। सेकेंड कर्नाटिक वॉर का बैकग्राउंड का बात किया जाए तो डिक्लाइन इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल मुगल अथॉरिटी एंड द वॉर ऑफ सक्सेशन इन द कर्नाटिक एंड हैदराबाद। इस समय क्या हो रहा था कि डिक्लाइन हो गया था मुगल अथॉरिटी के कंट्रोल का, इन्फ्लुएंस का, और वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था कर्नाटक में और हैदराबाद में कि कौन बनेगा। तो क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूरोपियन पावर, फ्रेंच और ब्रिटिश। तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है यूरोपियन पावर जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच थे, टू मेडल इन रीजनल अफेयर्स, कि भैया थोड़ा सा हम लोग भी घुस के देखते हैं रीजनल अफेयर्स में बीच में। एंड एक्सपैंडेड देयर फुटप्रिंट्स इन इंडिया, और अपना फुटप्रिंट थोड़ा अपना अपना थोड़ा टेरिटरी बनाओ, इन लोगों को दोस्त बनाओ, वॉर में हेल्प करो, फिर ये लोग हम लोग हेल्प करेंगे, तो अपना फुटप्रिंट क्रिएट करना चाहते थे इंडिया में। अब इसमें सेकेंड कर्नाटिक वॉर का की इवेंट्स क्या है? पहला एक इवेंट है बैटल ऑफ अंबुर। बैटल अंबुर में क्या होता है जो कि 1749, देखो 1749 में यानी एक साल बाद ही फ्रेंच बैक्ड चांद साहेब वर्सेस ब्रिटिश सपोर्टेड मोहम्मद अली खान बालाजी। ये तुम्हारा जो बैटल चल रहा था उसके लिए अंबुर में। फ्रेंच बैक करते चांद साहेब को और ब्रिटिश बैक कर देते हैं मोहम्मद अली खान को। टेरिटोरियल गेम्स के बाद के फ्रेंच सक्सेस फॉलोड बाय ब्रिटिश काउंटर अटैक बाय लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। फ्रेंच को सक्सेस मिलता है लेकिन काउंटर अटैक करते हैं फिर क्लाइव। फिर यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है जो कि एंड करता है वॉर को। 54 में पौंडीचेरी का ट्रीटी होता है, अफेयरिंग मोहम्मद अली खान वलाज एज नवाब एंड रिक्वायरिंग फ्रेंच विड्रॉवल। यहाँ पे फ्रेंच को विड्रॉ करने बोला जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट हो चुका है, सेकंड अब थर्ड हम लोग को देखना है। लास्ट ऑफ देम थर्ड कर्नाटिक वॉर। क्या होता है? बैकग्राउंड इसका है एक्सटेंशन ऑफ ऑनगोइंग कंपटीशन फॉर टेरिटोरियल एंड कमर्शियल डोमिनेंस इन इंडिया। ये टेरिटोरियल कमर्शियल डोमिनेंस के लिए भैया वॉर चल रहा था, लेकिन ये फ्रेम्ड विद इन द ग्लोबल 7 ईयर वॉर। ये 7 ईयर वॉर के अंडर में एक गेम चल रहा था, 7 ईयर वॉर बाहर अपना चल रहा था। की इवेंट्स का बात किया जाए थर्ड में, थर्ड इंपॉर्टेंट भी आउटब्रेक ऑफ वॉर। पहला आउटब्रेक ऑफ वॉर होता है 57 में, तो ट्रीटी होता है और दूसरा बाद वॉर हो जाता है। रिन्यूड हॉस्टाइल्स एम्ड द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है यूरोप में, ये रिन्यू करता है इस चीज को। मतलब यही मतलब हॉस्टाइल जो एम हो, बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है यूरोप में। सीज ऑफ मद्रास दूसरा मेन इवेंट होता है, मद्रास सीज कर लेते हैं। कैप्चर्ड बाय फ्रेंच अंडर काउंट दे लाली। काउंट दे लाली के अंडर मद्रास फिर से सीज कर लेते हैं लोग, नहीं फिर मद्रास तो हम लोग को। ब्रिटिश काउंटर ऑफेंस। ब्रिटिश रिकैप्चर मद्रास इन 1759 अंडर सर आयरन कोटे। कोटे के अंडर में
फिर से काउंटर स्ट्राइक करते हैं और मद्रास को फिर से कैप्चर वापस अपना कर लेते हैं ब्रिटिश। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। अब ये जो बैटल है, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है कर्नाटिक वॉर्स का। ब्रिटिश री सॉरी डिसाइसिव ब्रिटिश विक्ट्री दैट वीकेंड फ्रेंच फोर्सेस। यहीं पे कहा जाता है कि भैया खत्म हो गया, यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया कि कौन सा कंपनी कौन जीतेगा। तो यही फाइनल हो गया कि बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में ही फाइनल हो गया कि फ्रेंच बाहर जाएंगे और ब्रिटिश ही राज करेगा। French defeat. French lost key territories such as Pondicherry after a long British siege, ultimately leading to French surrender. यहाँ पे वही लंबा बाट हुआ, पौंडीचेरी भी गया हाथ से, तो हारा मानना पड़ गया लोग को। ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, concluded the war resulting in the French cession of several territories to British and French allowed to use Indian settlement for commercial purpose. वही बात होता है, रिजल्ट होता है कि फ्रेंच अपना सेवरल टेरिटरीज दे देता है ब्रिटिश को, फ्रेंच को, लेकिन अलाउ किया जाता है कि भैया करिए, आप लोग सेटलमेंट करिए, बट इसके बाद फ्रेंच के वो उभर नहीं पाते हैं इस चीज से। फैक्टर्स बिहाइंड इंग्लिश इंग्लिश का सक्सेस, क्या क्या फैक्टर्स थे इंग्लिश के सक्सेस में यहाँ पे। कंपनी गवर्नेंस। द कंपनी इंग्लिश कंपनी हैड इलेक्टेड डायरेक्टर्स फॉस्टर एंथुसियाज्म। द फ्रेंच कंपनी, वही बात है कि कंपनी जो है वो यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी था, तो इनके लिए उतना कुछ लोड नहीं था, एक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग हो रहा था। वहीं पे फ्रेंच जो था वो था, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के बेसिस पे चलता था, तो स्मॉल, वही बहुत करप्शन, बहुत बकलोली था। Naval dominance. The Royal Navy was the largest and most advanced, defeating both Portuguese and French. जो रॉयल नेवी था इंग्लैंड का बहुत स्ट्रांग था, जो फ्रेंच और ये पोर्तुगीज को दोनों को हरा दिया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बात किया जाए तो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज था यहाँ पे ब्रिटिश के पास, इनहैंस प्रोडक्टिविटी इन इंग्लैंड, काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी था इंग्लैंड में। मिलिट्री डिसिप्लिन का बात किया तो वेल ट्रेन्ड ब्रिटिश सोल्जर्स अंडर स्ट्रॉन्ग लीडर्स कंट्रीब्यूटेड टू बैटलफील्ड सक्सेस। मिलिट्री डिसिप्लिन था यहाँ पे, वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स थे जो कि लीडर्स थे जो कंट्रीब्यूट किए बैटलफील्ड में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, ब्रिटेन एक्सपीरियंस स्टेबल गवर्नेंस वाइल फ्रांस फेस रिवॉल्यूशंस एंड टर्मोइल। यहाँ पे काफी स्टेबल गवर्नमेंट था ब्रिटेन में, और जबकि फ्रांस में वहां पे रिवॉल्यूशनरी हो जा रहा था। Acceptance of rule. British rule was more accepted due to lesser emphasis on spreading Christianity. ब्रिटिश के रूल को ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है इंडियंस को उधर, क्योंकि वो लोग उतना क्रिश्चियनिटी पे फोकस नहीं कर रहे थे, फोर्स कन्वर्जन नहीं कर रहे थे। बट वहीं बात किया जब फ्रेंच पे तो काफी भाई लोग फोर्स कन्वर्शन कर रहे थे। डेप्ट मार्केटिंग यूटिलाइजेशन। द बैंक ऑफ इंग्लैंड अलाउड ब्रिटेन टू फाइनेंस वॉर इफेक्टिवली। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था काफी सही था, वो लोग अलाउ कर दिया था ब्रिटिश को कि भाई आप और फाइनेंस कर दे रहा था, वाइल फ्रेंच स्ट्रगल फाइनेंशियली लीडिंग टू बैंकरप्सी। बट वहां पे फ्रेंच का काम नहीं चल रहा था, बहुत ही लोगों को स्ट्रगल, फाइनेंशियली स्ट्रगल हुआ था, जो कि इसे बैन कर भी कर दिया। अब इस चैप्टर में इतना ही, अगले चैप्टर में इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश हम लोग कर लेंगे। तो थैंक यू।